हाय फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल। ओके, हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय। ओके, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखिए रूट 5 हो गया। आज हम इसके साथ साथ रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6 इन सभी का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। ओके, तो इसको आप अच्छी तरह से समझना कि रूट 5 को कैसे इरेशनल हम कहते हैं, कैसे बताते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आप सोचोगे 3 के बाद तो 4 आता है, रूट 4 आता है। रूट 4 भी एक इरेशनल नंबर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, और 2 क्या है, एक रेशनल है। इट मीन्स कि रूट 4 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसको हम नहीं करेंगे, बट ये सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज हम क्लियर करेंगे। ओके, देन देखते हैं। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम करते क्या है इसके लिए, यहाँ पे सॉल्यूशन हम करेंगे क्या, यहाँ पे मान लेते हैं लेट अस सपोज रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ओके, मान लेते हैं हम कि रूट 5 इरेशनल नहीं है, बल्कि एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है ये। ओके, रूट 5 को हम मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। देयरफॉर जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, नाउ रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। जब ये एक परिमेय संख्या हमने मान लिया है, ओके, रेशनल नंबर इसको मान लिया है, तो इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, इट मीन्स ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। यहाँ पे a और b मान लिए हैं, p अपॉन q नहीं माना, यहाँ पे a अपॉन b मान लिया। ओके, तो रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b इफ दिस इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो इसको a अपॉन b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ पे a अपॉन b क्या है, where a and b are co-prime नंबर। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आगे हमने क्या लिख लिया, a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम को क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। अब ये कौन सी भाज्य संख्या आ गई भाई, सह अभाज्य या को प्राइम नंबर। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, रूट 5 को रेशनल नंबर मान लिया, और जब इसको रेशनल नंबर मान सकते हैं तो इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही कहता है रेशनल नंबर का कि यदि कोई संख्या रेशनल नंबर है तो उसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, ये तो रेशनल हो जाता है। ओके, तो इसलिए हमने इसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे ये जो a और b है, a और b, यहाँ पे p अपॉन q नहीं लिखा, a अपॉन b लिख लिया, तो यहाँ पे a और b को प्राइम है। अब को प्राइम क्या होता है, देखो को प्राइम को समझ लो, पहले को प्राइम को हम समझते हैं। को प्राइम नंबर इसको समझने के लिए सबसे पहले 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। ओके, अब ध्यान से देखो, ये दोनों नंबर को प्राइम में पेयर होता है, 2 संख्याओं का पेयर होता है। जैसे ये 2 नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे ये 2 नंबर हैं a और b, वैसे ही मान लो ये a और b, इट मीन्स 5 और 6 2 नंबर हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। मतलब ये कि ये दोनों संख्याओं को कौन सी संख्या एक ऐसी संख्या है जो कटा सकती है डिवाइड करने पे। ठीक है, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ओके, इन दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों संख्याएं आपकी क्या है, को प्राइम है।
ओके, सह अभाज्य संख्या है 5 और 6, क्योंकि इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ये दोनों संख्याएं एक संख्या यदि इनको डिवाइड करने के लिए है तो वो कौन सी है, 1 है। 1 से 1 5 को भी डिवाइड करेगा और 1 6 को भी डिवाइड करेगा। ओके, सिमिलरली मान लो यहाँ पे 4 है और 6 है। अब देखो क्या 4 और 6 को प्राइम है, देखते हैं एक बारी। 4 1 से भी डिविजिबल है, ओके, और 2 से भी डिविजिबल है। 6 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। 4 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स कि ये दोनों संख्याएं दो नंबर से सेम नंबर दो नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को हम को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। ओके, जिनके कॉमन फैक्टर कितने हों, 2 हों। देखो 1 2 1 2, ठीक है। इट मीन्स 4 और 6 के कॉमन फैक्टर कितने हैं, 2 हैं, इसलिए ये कॉमन को प्राइम नंबर नहीं है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ओके, सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होता है। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर उनका नहीं हो सकता है। इट मीन्स केवल 1 से ही ये दोनों संख्याएं कट सकती हैं। ओके, बाकी और किसी नंबर से नहीं। को प्राइम में, ठीक है, को प्राइम में दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, केवल और केवल 1 होना चाहिए। 1 को छोड़ के और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। देन आई थिंक कि ये को प्राइम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसी तरह से ए और बी दोनों को प्राइम नंबर है। इट मीन्स कि इन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। ओके, इस चीज़ को समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसको जब हमने a अपॉन बी के फॉर्म में लिख लिया तो अब क्या करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ओके, इधर भी और इधर भी, तो कर लेते हैं √5 का स्क्वायर और इधर a अपॉन बी का स्क्वायर हमने कर लिया। इधर लिख लेना स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं आप लोग लिख लेना स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या यहाँ पे 5। इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और ये बच गया केवल 5। इधर हो गया a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब क्या करें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर से और इधर से। ओके, तो 5 को इधर b स्क्वायर को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 5 × b स्क्वायर और इधर बच जाएगा a स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पे ये 5 × b स्क्वायर है, 5 को इधर से इधर ट्रांसफ़र कर लो। ओके, तो ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से इधर, तो ये हो गया 5। इट मीन्स b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। आप लोग ये स्टेप आगे लिख लेना। ओके, अब ध्यान से देखो, हियर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब ये है कि 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इट मीन्स a स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। ओके, यहाँ पे a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। क्लियर है, a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे हियर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ओके, देयरफॉर a इज also divisible by 5। ओके, यदि a स्क्वायर आपका 5 से डिविजिबल है तो a भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। ओके, देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लें इन दोनों को। ओके, जैसे मान लो एक नंबर है 25 है, ठीक है। 25 यदि 25 एक नंबर है पहले से, ओके, और मान लो इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर यदि 5 से डिविजिबल है, 25 का स्क्वायर यदि 5 से डिविजिबल है तो कहना ये है यहाँ पे कि 25b 5 से डिविजिबल होगा। देखो इसका स्क्वायर यदि 5 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी मतलब 25 भी 5 से डिविजिबल होगा। देखते हैं क्या इसका स्क्वायर जो 625 होता है ये 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल भी है, 125। ओके, तो इसका स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। उसी तरह से ये नंबर मतलब 25 और 25 भी तो 5 से डिविजिबल है।
ओके तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि किसी संख्या का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो संख्या भी उस नंबर से डिविजिबल होगी। ओके जैसे कि ये, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या है, जब ए 5 से डिविजिबल है इसका मतलब ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू क्या हो सकता है, ए का एक फैक्टर 5 हो सकता है, ठीक है। ए का एक फैक्टर 5 हो सकता है, क्यों, क्योंकि 5 से ये डिविजिबल है। इट मीन्स 5 इज़ अ डिविजिबल, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। यदि 5 इसको डिवाइड करता है तो 5 ए का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ओके देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। ओके 5 ए का एक फैक्टर है, गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि 5 ए को डिवाइड कर रहा है। ओके देयरफॉर ए इक्वल टू हम 5 मान सकते हैं। ओके और 5 के साथ एक कॉमन ये इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू 5 सी, जहाँ पे सी क्या है, एक वेयर सी इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक मैंने बता रखा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और बीच में क्या होते हैं, जीरो नंबर लाइन पे, ठीक है। वो सभी क्या होते हैं, पूर्णांक। यहाँ पे ये एक पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो 5 ए का एक फैक्टर है, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 5 सी। अब c क्या है, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। अब क्या है, देखो ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई। ओके अब 5a का एक फैक्टर है, 5a का एक फैक्टर है और a के बाद अब नंबर आ गया b का। अब b का भी देख लेते हैं कि क्या b का भी कोई फैक्टर हो सकता है, क्या b का भी कोई फैक्टर हो सकता है a की तरह। a का एक फैक्टर 5 हो गया है तो क्या b का भी कोई फैक्टर हो सकता है क्या। तो अब आगे देखेंगे, b के लिए सर्च करेंगे कि क्या b का भी कोई एक फैक्टर हो सकता है। देन देखते हैं। अब देखो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपन 5। ओके तो यदि a की वैल्यू हमें यहाँ पे ये मिल रही है तो देखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर है तो इन दोनों तरफ क्या कर दे, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर कर देते हैं और ये 5c का भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इधर हो गया ये a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। ओके अब ध्यान से देखो, इसकी a स्क्वायर की वैल्यू ये 25c स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे। ओके यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। चलो इसको मान लो इक्वेशन 2 और इसको मान लो इक्वेशन 1। ओके अब यहाँ से लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a स्क्वायर फ्रॉम 2 इन इक्वेशन 1। ओके समीकरण 2 से a स्क्वायर की वैल्यू इस समीकरण में हम रख देते हैं तो फिर क्या मिलता है ये देख लेते हैं। ओके अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये देख लेते हैं यहाँ पे, अब ये क्या है, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 देन b स्क्वायर इक्वल टू, अब a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है 25c स्क्वायर अपॉन 5। ओके आप लोग इधर वैल्यू को लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। ओके सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ये सारी चीज़ें आप इधर लिख लेना। ओके अब b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 25 से इसको क्या करो, कटा दो, तो ये हो गया 5c स्क्वायर। ओके अब 5 को इधर क्या करो, रिप्लेस कर दो, ट्रांसफ़र कर दो। इट मीन्स b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। देखो फिर से यहाँ पे जैसे ये आ गया यहाँ पे, ओके जैसे ये था वैसे यहाँ पे भी आ गया। ओके b स्क्वायर अपॉन 5 ये क्या बताता है, ये बिल्कुल भी ऐसे देखो, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। इट मीन्स कि जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल था तो यहाँ पे b स्क्वायर भी 5 से क्या है, डिविजिबल है। क्लियर है इतना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस हियर b स्क्वायर इज डिविजिबल by 5 therefore b is also divisible by 5। ओके
जब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट अगेन, ओके। और जब b 5 से डिविजिबल है तो 5b का क्या होगा, एक फैक्टर होगा, देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। अब ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को, ओके, और इस स्टेटमेंट को, इन दोनों को ध्यान से देखो आप, ठीक है। 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, ओके। यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है, इट मीन्स b का एक फैक्टर 5 है यहाँ पे और a का एक फैक्टर 5 है यहाँ पे, इट मीन्स कि 5a और b दोनों का फैक्टर है, ओके। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 5a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, ओके। 5a और b का दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, चलो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया, इतना हमें सॉल्व करने के बाद मिल गया, ओके। बट अब जब जहाँ पे हमने शुरुआत करी थी वहाँ पे क्या था, ये ध्यान से देखो, ये था, ठीक है। जब हमने लिखा था कि a अपॉन b वेयर a एंड b आर को प्राइम, तो अभी मैंने बताया था कि a और b को प्राइम है, और को प्राइम की डेफिनेशन अभी क्या बताया था कि को प्राइम में इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, ओके। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे ये जब सॉल्व करते करते हम जब नीचे आए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 5b आ गया, ओके, कि 5b a और b का कॉमन फैक्टर है, ओके। अब यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मिल रहा है कि 5a और b का कॉमन फैक्टर है, जबकि यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे को प्राइम है ये, और को प्राइम की डेफिनेशन यही होती है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे 1 है, 1 है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, ठीक है। अब गड़बड़ कहाँ पे है ये देख लेते हैं। ये कहेगा कि नहीं हम दोनों के बीच कॉमन फैक्टर केवल 1 है, जबकि ये सॉल्व करने के बाद कह रहा है कि नहीं इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर 5 भी है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे गड़बड़ आ रही है, ठीक है। हाँ, गड़बड़ कहाँ पे आ रही है, गड़बड़ यहाँ पे है, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो, √5 को हमने क्या मान लिया है, रेशनल मान लिया है, ठीक है। ये हमारी गलत सोच की वजह से आ रही है, गलत अवधारणा की वजह से आ रही है, गलत एजम्पशन की वजह से आ रही है, ठीक है। गलत एजम्पशन क्या है कि √5 को हमने रेशनल मान लिया है, और रेशनल मानने की वजह से ही ये डिफरेंस आ रहा है, दोनों में टकराव हो रहा है, दोनों में विरोधाभास हो रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1, यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर एक और आ गया क्या, 5, ओके। तो इन दोनों में टकराव हुआ यहाँ पे, क्यों, हमारी गलत अवधारणा की वजह से, ठीक है। और गलत अवधारणा क्या है कि √5 रेशनल है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यही हमने गलत मान लिया था पहले ही कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया पहले ही, ये हमने गलत किया मान के, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, यदि ऐसा हो सकता है तो यहाँ पे 5 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, जो कि को प्राइम में ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। यदि 1 के अलावा 5 भी को प्राइम हो गया तो को प्राइम की डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी, गलत हो जाएगी इसका मतलब, ठीक है। तो इसलिए कि हमारी अवधारणा गलत है, क्यों, √5 एक रेशनल नंबर है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इतना तो सोल्यूशन हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सोल्यूशन दिखाया हमने यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद से हम लिख देंगे कि दिस कंट्राडिक्शन को विरोधाभास लिखते हैं। आप लोग बुक से भी हेल्प ले सकते हो स्टेटमेंट लिखने के लिए, या आप क्लास में देखो क्लास टीचर क्या लिखवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, ओके। बट यहाँ पे लिख सकते हो दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ओके, इनकरेक्ट एग्जाम्पशन, हमने गलत मान लिया है, इसकी वजह से ये टकराव हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। और हमने क्या मान लिया है, दैट √5 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है, कि √5 को हमने क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया है। देयरफॉर √5 में नॉट बी अ रेशनल नंबर, √5 एक रेशनल नंबर कभी नहीं हो सकता। दिस इज अ
irrational number. Therefore root 5 is an irrational number. ओके, प्रूव्ड, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड. ओके, देन आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, रूट 5 का इरेशनल नंबर होना और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है. ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो फिर क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है. सब्सक्राइब कर ले, इस तरह की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग मिलती रहेगी. ठीक है, आपका एक क्लास सेटअप हो जाएगा. ओके, कि हाँ इसके बाद हमें ये पढ़ना है, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा. बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हाँ लॉकडाउन लगा है, क्लासेस नहीं चल रही है, स्कूल नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा. जैसे लगेगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हो. ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको यूनिक नोट मिलेगा. यूनिक नोट्स पे आपको यूनिक नोट्स मिलेगा. ओके, अब जैसे रूट 5 है, देखो रूट 5 को हमने तो ये प्रूव कर लिया. अब सेम इसी तरह से रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 6, इन सभी को प्रूफ कर सकते हो. बिल्कुल भी इसी पे सेम पैटर्न है, स्टेटमेंट भी सेम आएंगे, सब कुछ सेम आएगा. बस चेंज कहाँ पे होगा, ध्यान से देख लो. 2 है, रूट 2 और रूट 3. ठीक है, इनमें से ज़्यादातर रूट 3 पूछता है एग्जाम में कि रूट 3 को आप इरेशनल प्रूव करो. प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. रूट 3 ज़्यादा पूछता है एग्जाम में. ठीक है, तो देखो ये दोनों तो एग्जाम्पल भी है आपके बुक में, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल. ओके, करोगे कैसे, देखो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा. अभी 1 मिनट में सॉल्व होगा. कैसे, जहाँ पे 5 है वहाँ पे पुट कर दो 2 को. 2 को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 प्रूफ करो. 2 पुट करो, पुट कर दिया 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा. ठीक है, 2, और जहाँ ये 5 है यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा. जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ 25 नहीं होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. ओके, यहाँ पे 4 हो गया. अब 4 के बाद फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 होगा. ठीक है, यहाँ पे भी 2, जब स्क्वायर किए तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 2 से 4 को कटा दोगे क्या आएगा 2, फिर से यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर अपॉन में यहाँ पे भी 2. ठीक है, अगेन यहाँ पे 2 आ जाएगा. 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ b, और यहाँ पे भी आएगा 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a. फिर से यही आएगा, हियर 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ. ओके, और फिर से यही स्टेटमेंट आएगा. ओके, दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन देयर दैट root 2 is a rational number, therefore root 2 is an irrational. क्लियर है इतना. सिमिलरली 3, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 3 रखो, 3 रखो, यहाँ पे भी 3 रखो. ओके, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3. अब 3 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 9, सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3. 3 से इसको कटा दोगे फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर से यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे भी 3. ये 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ b, तो दोनों हो जाएगा. यहाँ पे 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b. ओके, फिर से सेम स्टेटमेंट. मतलब एक आप सॉल्व कर लेते हो तो ये सभी के सभी अपने आप सॉल्व हो जाते हैं. ओके, क्लियर है. देन रूट 2 को रूट 3 को सॉल्व करना ये आपके होमवर्क में है, जबकि आपका ये एग्जाम्पल भी है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करें. आप लोग कमेंट कम करते हो. ठीक है, कमेंट करो कि सर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कहाँ पे नहीं समझ में आया क्या, इसको आप लोग मुझे बताओ ताकि मैं और कुछ तरीका अपना सकूँ. ठीक है, बताऊँ कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे कमी रह गई है. ठीक है फ्रेंड्स, देन ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा. अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन इसका. ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक टाइप और है इसका. एंड नाउ वी विल प्रूव. ओके, 3 + 2 रूट 5. अब इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है. क्लियर है, तो इसको प्रूव करने के लिए सेम वही पैटर्न होगा. ओके, सोल्यूशन में सोल्यूशन होगा. लेट इसको भी मान लेंगे, लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. ओके, रेशनल नंबर. यहाँ पे भी ये क्या है, एक रेशनल नंबर है. देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज equal to a upon b. If this is a rational number, then this can be written in the form of p upon q, as we know according to the definition of a rational number. Okay, this is clear already. Then इसको हमने a p upon q के फॉर्म में लिख लिया. Where a and b क्या है, को प्राइम है. जैसे पहले हमने लिखा था, लिख लो यहाँ पे. Where
A and B are co-prime and now what is co-prime? This is clear. अब co-prime क्या होता है इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ओके। क्योंकि A और B के बीच का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, केवल और केवल 1 होना चाहिए, तभी जाके ये co-prime होंगे, ओके। इट मीन्स A और B के बीच का कॉमन फैक्टर 1 है। चलो अब इसको हमने A/B के फॉर्म में लिख लिया, तो देखते हैं 3 को इधर से इधर ट्रांसफ़र कर दो, इधर भेज दो उसको उधर राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड से, ओके। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ओके। देन ये बचेगा 2√5 इक्वल टू A/B और इसको जब इधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर प्लस है, ओके। तो ये हो गया -3, ओके, ट्रांसफ़र होने के बाद। अब क्या करते हैं कि √5 के साथ 2 है, अब एक काम करो 2 × √5 है, तो इस 2 को भी इधर ट्रांसफ़र कर दो, ओके। अब देखते हैं क्या मिलता है। 2 को भी हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इधर बचेगा √5, ओके। इधर क्या हो जाएगा A/B -3 और ये इधर 1/2 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ओके, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई है, देखो इस तरह से है, और इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब बचेगा यहाँ पे √5, ये क्या हो जाएगा A/2B -3/2, ओके, 3/2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इस नंबर को यहाँ से ऐसे, ओके। √5 इक्वल टू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, A/2B -3/2। अब ध्यान से देखो A/2B क्या है, रेशनल है, -3/2 क्या है, रेशनल है। इट मीन्स कि रेशनल में से रेशनल को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, रेशनल। दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी क्या होता है, परिमेय संख्याएं होती है। क्लास 7th 8th में भी हमने पढ़ा था ये, ठीक है। परिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट है ये। परिमेय में से परिमेय को माइनस करते हैं तो परिमेय मिलता है। इट मीन्स कि ओवरऑल ये वैल्यू क्या है, A/2B -3/2 क्या है, परिमेय संख्या है, ओके। यहाँ पे हियर A/2B -3/2 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे ये क्या है, रेशनल नंबर है, बट √5 is an irrational, ओके। √5 क्या है, इरेशनल है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया था, √5 इरेशनल है, यही तो प्रूव किया था ना। तो देखो √5 इरेशनल है जबकि ये क्या है, रेशनल है। इट मीन्स एक रेशनल की वैल्यू एक इरेशनल के बराबर हो सकती है क्या, ऐसा हो सकता है। ये रेशनल है यदि, ओके, और ये इरेशनल है, ये तो इरेशनल है, अभी हमने प्रूव किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में। और ये क्या है हमारा, रेशनल है, परिमेय है। तो क्या एक परिमेय संख्या की वैल्यू एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, कभी नहीं हो सकता ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हियर दिस इज अ रेशनल नंबर एंड दिस इज एन इरेशनल नंबर, ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड इट, ओके, पहले ही प्रूव कर लिया हमने। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है कि एक रेशनल की वैल्यू एक इरेशनल के बराबर हो रही है, क्यों आ रहा है, इसकी वजह से ये हमारे गलत मान लेने की वजह से आ रहा है। लेट दिस इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। हमने ये पहले ही मान लिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है, ये हम गलत मान ले रहे हैं, ठीक है। हमारी सोच गलत हो जा रही है यहाँ पे कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी सोच क्या है कि ये एक परिमेय संख्या है, इसको बदल दो, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से वही स्टेटमेंट, दिस कंट्राडिक्शन अराइजिंग ड्यू टू our wrong assumption, okay, wrong assumption that this is a rational number, therefore this is not a rational number, this is an irrational number, ये क्या है, एक irrational number है, okay, therefore 3 + 2√5 is an irrational नंबर, ओके। देन आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इरेशनल नंबर प्रूव करने का, ओके। देन ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 डन, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है,
क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसे फटाफट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है फर्स्ट, छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इसमें है एक 7√5, एक है 1/√2 एंड थर्ड है 6 + √2। इन दोनों को प्रूफ करना है। ओके, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए HW, ओके, फॉर द प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस आपको करना है, ज़रूर करना है। ओके, ये 3 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल भी आसान है। देखोगे तो ये जो पैटर्न है 6 + √2 का सेम यही है, ठीक है। और देखो ये वाला जो पैटर्न है ये 7√5 का, देखो यहाँ पे 2√5, यहाँ पे 7 हो गया है, ठीक है। बस करना क्या है, इस 7 को इधर ट्रांसफ़र कर लेना, ये हो जाएगा फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट ये हो गया, और ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, जबकि इधर √5 क्या है, इरेशनल है। तो फिर से कंट्राडिक्शन दिखा के आप ये लिख दोगे। ओके, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे फ्रेंड्स। ओके, और क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।